जीरो तो वन कैसे करें अपनी दुनिया का निर्माण। क्या आपको भी लगता है कि आप एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसमें हर कोई दौड़ रहा है और फिनिश लाइन तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है? क्या आपको भी लगता है कि आप एक ऐसी भीड़ का हिस्सा बन गए हैं जहां आपकी इंडिविजुअल पहचान, आपका हुनर कहीं खो गया है? और क्या आपको कभी ऐसी फीलिंग आई है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं पर फिर भी जिंदगी में वो बड़ा बदलाव नहीं आ रहा है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। आप हम सब की कहानी का एक हिस्सा हैं। लेकिन इस भीड़ से निकलने का एक रास्ता है। जैसा कि एक मशहूर कोट में कहा गया है, सक्सेस इज नॉट अबाउट बीइंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इट इज अबाउट बीइंग द ओनली वन। आगे बढ़ने का रास्ता वो नहीं जो सबने चुना है, बल्कि वो है जो किसी ने नहीं चुना। इस आइडिया को पूरी दुनिया को समझाने का काम किया है एक ऐसी रेवोल्यूशनरी किताब ने, जिसका नाम है जीरो टू वन। इसके ऑथर हैं पीटर थील विद ब्लेक मास्टर्स। ये किताब सिर्फ बिजनेस या स्टार्टअप्स पर नहीं है, बल्कि ये एक फिलोसॉफिकल ब्लूप्रिंट है, एक मैनिफेस्टो है उस हर इंसान के लिए जो अपनी जिंदगी में कुछ नया, कुछ अनोखा करना चाहता है। इस किताब का कोर प्रॉब्लम जिसे ये सॉल्व करती है, वो है इंसान का एक से एन की दुनिया में फंस जाना। ये वो दुनिया है जहां हम बस दूसरों की कॉपी करते रहते हैं बिना सोचे समझे। लेकिन इसका सॉल्यूशन, इसका हल, इस किताब का सबसे बड़ा सीक्रेट है जीरो से एक। ये वो जर्नी है जहां आप एक ऐसी चीज बनाते हैं जो पहले कभी नहीं बनी। आज हम उसी जर्नी पर निकलेंगे और डिस्कवर करेंगे कि कैसे ये किताब हमें एक नई दिशा दिखा सकती है। क्या आप तैयार हैं अपने लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज लेने के लिए? पार्ट 1, द रेस टू नोवेयर, द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन, 1 to N। आज हमारी जिंदगी एक रेस बन गई है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि compete करना जरूरी है। स्कूल में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने के लिए कंपटीशन, फिर सबसे अच्छी कॉलेज में एडमिशन के लिए, और फिर सबसे अच्छी नौकरी के लिए। हर तरफ सिर्फ कंपटीशन ही कंपटीशन है। हमारी सोसाइटी, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें इस माइंडसेट के लिए तैयार करता है। हम सबको लगता है कि कंपटीशन ही प्रोग्रेस का निशान है, लेकिन इस किताब में पीटर थील हमें बताते हैं कि असलियत इसके बिल्कुल उल्टा है। कंपटीशन एक आइडियोलॉजी है, एक सोच है जो हमें फंसा लेती है। जरा सोचिए, आपके शहर में दो पानीपुरी वाले हैं, बिल्कुल एक दूसरे के बगल में। दोनों एक जैसी पानीपुरी बेचते हैं, एक ही तरह का मसाला समोसा बनाते हैं। अब दोनों को अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी। एक ने 10 से 8 किया तो दूसरे को भी करना पड़ेगा। इस रेस में उनका प्रॉफिट मार्जिन इतना कम हो जाता है कि वो सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं, बस जीने के लिए काम कर रहे हैं। वो कभी अमीर नहीं बन सकते। इस किताब में अमेरिकन एयरलाइन कंपनीज का एग्जाम्पल दिया गया है। हर साल वो करोड़ों पैसेंजर्स को सर्विस देते हैं, लेकिन उनका प्रॉफिट मार्जिन इतना कम है कि जितना पैसा गूगल 21% प्रॉफिट मार्जिन के साथ कमाता है, उतना कमाने के लिए एयरलाइन कंपनीज को 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कंपटीशन से सिर्फ स्ट्रगल मिलती है, प्रॉफिट नहीं। पीटर थील इस माइंडसेट को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब है, जो चीज कहीं काम कर रही है उसको हर जगह कॉपी कर दो। चाइना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने अमेरिका से सीखकर वही रेल रोड्स, वही इंफ्रास्ट्रक्चर, वही सिटी प्लानिंग कॉपी की और वो आगे बढ़े। लेकिन ये रास्ता एक से एन का है, एक से कई सारी कॉपी। लेकिन इसमें कोई नया इन्वेंशन नहीं है। ये एक रेस टू द बॉटम है, जहां सबसे सस्ता प्रोडक्ट बनाने वाला जीतेगा। ये सबसे बड़ा झूठ है जो हमें सिखाया गया है। हमने सोचा कि अगर सब रेस में दौड़ रहे हैं तो दौड़ना जरूरी है, लेकिन इस दौड़ का अंजाम होता है एक पेनफुल क्रैश, जैसा कि 1990s में हुआ, जब इंटरनेट ने नई सुबह दिखाई। हर कोई ऑनलाइन स्टोर, सोशल नेटवर्क और टेक्नोलॉजी कंपनी बनाने में लग गया। लोग प्रॉफिट्स पर नहीं, सिर्फ पेज व्यूज और यूजर्स पर फोकस कर रहे थे। कितनी भी बड़ी कंपनी हो, वो अगर पैसा नहीं कमा रही थी तो इन्वेस्टर्स उसको इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर बोलते थे। ये एक कलेक्टिव मैडनेस थी। हर हफ्ते नई कंपनीज लॉन्च होती थीं, एक्स्ट्रावेगेंट पार्टीज होती थीं। सबको लगा कि वो नया इंडिया या नया अमेरिका बना रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक दूसरे को कॉपी कर रहे थे।
और फिर आया मार्च 2000, जब नैस्डैक स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। हजारों कंपनीज बंद हो गईं और लोगों का टेक्नोलॉजिकल ऑप्टिमिज्म, उम्मीद टूट गई। इस क्रैश के बाद लोग डर गए। उन्होंने सोचा कि बड़ी सोच और बड़े प्लान्स खतरनाक होते हैं। इस डर से 4 गलत डॉगमास या बिलीव्स पैदा हुए। छोटे छोटे कदम बढ़ाओ, मेक इंक्रीमेंटल एडवांसेस। बड़ा विजन नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे कदम ही सेफ होते हैं। लीन और फ्लेक्सिबल रहो, स्टे लीन और फ्लेक्सिबल। कोई प्लान मत बनाओ, बस ट्राई करते रहो। एंटरप्रेन्योरशिप को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखो। कंपटीशन को हरा दो, इंप्रूव ऑन द कंपटीशन। कोई नया मार्केट मत बनाओ, बस जो पहले से चल रहा है उसको थोड़ा बेहतर कर दो। प्रोडक्ट पर फोकस करो, सेल्स पर नहीं। फोकस ऑन प्रोडक्ट, नॉट सेल्स। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो खुद बिक जाएगा। इन 4 डॉगमास ने पूरी दुनिया को 1 से N की रेस में फंसा दिया। हम सभी इस माइंडसेट में जीते हैं जहां हम टॉपर बनने की कोशिश करते हैं, या बेस्ट कॉलेज में जाने की, या बेस्ट जॉब पाने की। हम कंपटीशन में जीतने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हम अपनी क्रिएटिविटी, अपनी यूनिकनेस खो चुके हैं। हम एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जहां फिनिश लाइन के बाद सिर्फ वही सब कुछ है जो पहले से था। ये असल में एक वार है जो सभी को बर्बाद कर देती है। Part 2. The Path to Wealth. The Blueprint for Creative Monopoly. 0 to 1. अगर उस रेस में जीत नहीं है, तो जीत कहाँ है? इस सवाल का जवाब इस किताब का सबसे बड़ा सीक्रेट है, क्रिएटिव मोनोपोली। ये वो मोनोपोली नहीं है जो चुराकर या फोर्स से बनाई जाती है। ये वो है जो कुछ नया, कुछ यूनिक बनाकर बनाई जाती है, और जिसका फायदा सबको होता है। ये वो डेस्टिनेशन है जहां आप 0 से 1 की जर्नी को पूरा करते हैं। ये एक ऐसी जर्नी है जहां आप लास्ट मूवर बनते हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का कॉन्सेप्ट गलत है। इस किताब में बताया गया है कि फर्स्ट मूवर बनने से कोई फायदा नहीं होता अगर कोई और आपको आगे निकलकर अनसीट कर देता है। जैसे माई स्पेस फेसबुक से पहले आया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। असली विनर वो होता है जो लास्ट मूवर बनता है, जो एक मार्केट में आखिरी बड़ा डेवलपमेंट करता है और सालों तक उस पर राज करता है। इसके लिए आपको एक छोटे से मार्केट को पूरी तरह से डोमिनेट करना होगा और फिर धीरे धीरे अपना एम्पायर बनाना होगा। ईबे इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने शुरू में दुनिया की हर चीज नहीं बेची। उन्होंने एक छोटा सा मार्केट चुना, बीनी बेबी कलेक्टिबल्स। उस मार्केट पर उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, और जब वो उसके किंग बन गए, तब उन्होंने धीरे धीरे दूसरे मार्केट्स में कदम रखा। तो ये क्रिएटिव मोनोपोली बनाए कैसे? इस किताब में इसके 4 पिलर्स या 4 खास फीचर्स बताए गए हैं। ये एक ब्लूप्रिंट की तरह है, जिसे अगर आप फॉलो करें तो आप अपना खुद का एम्पायर बना सकते हैं। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, आपकी अपनी अनोखी टेक्नोलॉजी, ये पहला पिलर है। इसका मतलब है आपके पास कुछ ऐसा यूनिक होना चाहिए जिसे कोई दूसरा आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। जैसे एक मशहूर मिठाई की दुकान का सीक्रेट रेसिपी जो उनकी दादी परदादी ने बनाया है और वो किसी को नहीं पता, या फिर उसकी दाल मखानी का सीक्रेट मसाले का मिक्सचर। ये आपकी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है। गूगल के पास उनका अपना सर्च एल्गोरिदम है जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। इसी वजह से वो इतने आगे हैं। आपकी टेक्नोलॉजी या आपका प्रोडक्ट आपके नियरेस्ट कंपटीटर से 10 गुना बेहतर होना चाहिए। सिर्फ थोड़ा बेहतर होने से कोई फायदा नहीं। नेटवर्क इफेक्ट्स, जाल का असर, ये दूसरा पिलर है। इसका मतलब है आपका प्रोडक्ट तब और वैल्यूएबल हो जाता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके कॉलोनी या हाउसिंग सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप। जब वो ग्रुप शुरू हुआ था तो हो सकता है उसमें सिर्फ 4-5 लोग थे, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को पता चला कि उसमें सारे कम्युनिटी अपडेट्स मिलते हैं, सर्विसेज के नंबर्स मिलते हैं, तो एक एक करके सब जुड़ते गए। अब हालात ये हैं कि हर नया रेजिडेंट उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करता है क्योंकि उसमें सब लोग हैं। यही नेटवर्क इफेक्ट है। इससे आपका प्रोडक्ट या सर्विस इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बड़े पैमाने पर बनाने का फायदा, ये तीसरा पिलर है। इसका मतलब है जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, आपकी हर एक यूनिट बनाने का खर्च कम होता जाता है।
जैसे एक छोटा किराना स्टोर ओनर जब शुरू करता है तो वो रिटेलर से सामान खरीदता है, लेकिन जैसे जैसे उसके कस्टमर्स बढ़ते हैं वो अब बल्क में सामान खरीद सकता है। वो सीधे मैन्युफैक्चरर से डील कर सकता है। इससे उसकी कॉस्ट कम हो जाती है और वो अपने कस्टमर्स को कम दाम में अच्छा सामान दे सकता है। इससे और कस्टमर्स आते हैं और उसकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ती है। ये उसकी मोनोपोली को और मजबूत करता है। ब्रांडिंग, आपकी पहचान, ये चौथा पिलर है। ब्रांडिंग सिर्फ एक लोगो या टैगलाइन नहीं है, ये आपकी रेपुटेशन है, आपकी आइडेंटिटी है। एक छोटे शहर की मशहूर मिठाई की दुकान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उनका नाम ही उनके क्वालिटी, उनके स्वाद की गारंटी है। जब कोई नया स्वीट शॉप खुलता है तो लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके लिए उस मशहूर दुकान का नाम ही ब्रांड है। ये ब्रांड उनकी मोनोपोली को सिक्योर करता है। एप्पल का ब्रांड भी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। लोग उनके प्रोडक्ट्स पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और यही ट्रस्ट उनकी मोनोपोली को बनाए रखता है। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले आपको एक माइंडसेट शिफ्ट करना होगा। इस किताब का एक बहुत ही पावरफुल चैप्टर है जिसका टाइटल है यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। इसका मतलब है आपकी सक्सेस आपकी किस्मत या लक पर डिपेंड नहीं करती। आपको एक डेफिनेट ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट अपनाना होगा। इसका मतलब है आपको फ्यूचर को प्लान करना होगा, एक क्लियर विजन और एक सॉलिड प्लान बनाना होगा। इसके ऑपोजिट है इनडेफिनिट ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट, जिसमें लोग सोचते हैं कि सब ठीक हो जाएगा या काम चल जाएगा बिना किसी प्लान के। अमेरिका में इस माइंडसेट ने स्टूडेंट्स को ओमनी कॉम्पिटेंट बना दिया। वो हर चीज में थोड़े थोड़े एक्सपर्ट बनते हैं, बस इसलिए कि उनके सारे ऑप्शंस ओपन रहें। लेकिन वो किसी एक चीज में मास्टर नहीं बन पाते। हमारे यहाँ भी लोग बहुत से डिप्लोमास और कोर्सेज करते हैं, बस इसलिए कि उनके पास हर तरह की नौकरी के लिए क्वालिफिकेशंस हों। ये इनडेफिनेट माइंडसेट है। पीटर थील कहते हैं कि बिना डेफिनेट प्लान के प्रोग्रेस नहीं हो सकती। 1930s में जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, तब भी उन्होंने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और गोल्डन गेट ब्रिज बनाया। उनके पास एक डेफिनेट विजन था। ये माइंडसेट जुगाड़ पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये सिस्टमैटिक डिजाइन पर डिपेंड करता है। Part 3: The Conspiracy of Secrets and the Power of the Mafia। तो अब हमने ब्लूप्रिंट तो देख लिया, लेकिन इस ब्लूप्रिंट को इंप्लीमेंट कैसे करें? इसके लिए आपको एक सीक्रेट ढूंढना होगा। सीक्रेट का मतलब कोई गवर्नमेंट सीक्रेट नहीं। इसका मतलब है एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ दैट वेरी फ्यू पीपल अग्री विद यू ऑन। एक ऐसी सच्चाई जो आपको पता है लेकिन दुनिया उसे इग्नोर करती है या उस पर विश्वास नहीं करती। जैसा कि पाइथागोरस को पता था कि एक ट्रायंगल के 3 साइड्स का क्या कनेक्शन होता है, वो एक सीक्रेट था जो उसने पहचाना। या फिर 19th सेंचुरी में स्लेवरी एक इनजस्टिस थी, एक मॉरल ट्रूथ थी जो कुछ ही लोग पहचानते थे। लेकिन ज्यादातर लोग सीक्रेट्स क्यों नहीं ढूंढते? क्योंकि वो डरते हैं। वो अकेले और गलत साबित होने से डरते हैं। इस किताब में एक बहुत ही ड्रामेटिक कहानी है उना बॉम्बर की। वो एक जीनियस था, लेकिन वो एक डेफिनेट पेसिमिस्ट था। उसका मानना था कि दुनिया में अब कोई सीक्रेट्स बचे ही नहीं हैं, सब कुछ डिस्कवर हो चुका है, और इस वजह से उसने प्रोफेसर्स और इंजीनियर्स पर बॉम्ब से अटैक किया। वो अपने डर को एक आइडियोलॉजी बना बैठा। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में अब भी बहुत सीक्रेट्स बचे हैं। पीटर थील 2 तरह के सीक्रेट्स बताते हैं: नेचुरल सीक्रेट्स जैसे फिजिक्स या बायोलॉजी के सीक्रेट्स, और सीक्रेट्स अबाउट पीपल जो लोगों को खुद के बारे में नहीं पता या वो छिपाते हैं। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर दूसरे तरह के सीक्रेट्स पर फोकस करता है। जैसे एक फाउंडर को पता चलता है कि छोटे शहरों के लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, लेकिन कोई उनके लिए सर्विस नहीं बना रहा। ये एक सीक्रेट है जिसे पहचान कर एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। लेकिन सीक्रेट ढूंढना काफी नहीं है। आपको एक फाउंडेशन बनानी होगी, एक ऐसी फाउंडेशन जहां आप अपने सीक्रेट्स को एक मिशन में बदल सकें। जैसा कि पीटर थील कहते हैं, अ स्टार्टअप मेस्ड अप एट इट्स फाउंडेशन कैन नॉट बी फिक्स्ड। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपका को फाउंडर कौन होगा। ये शादी की तरह है, अगर आपके फाउंडर्स में अलाइनमेंट नहीं है तो कंपनी टूट जाएगी। इसी फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आपको एक ऐसी टीम बनानी होगी जिसे कंस्पिरेटर्स कहते हैं।
पीटर थील की अपनी टीम को पेपैल माफिया कहा जाता है। इस टीम में से इतने सारे फाउंडर्स ने आगे जाकर मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज बनाई, जैसे कि इलॉन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स, रीड हॉफमैन, लिंक्डइन और स्टीव चेन, चैड हर्ली, जावेद करीम, यूट्यूब। ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि ये सिर्फ स्मार्ट लोगों का ग्रुप नहीं था। उन सब का मिशन एक था, उनकी सोच एक थी। वो सब एक दूसरे के साथ इमोशनली और प्रोफेशनली अलाइंड थे। वो सब ऑन द बस थे। इस टीम को बनाए रखने के लिए एक और मंत्र है, कैश इज नॉट किंग। शुरुआत में सीईओ को भी बहुत ज्यादा सैलरी नहीं देनी चाहिए। इससे वो सिर्फ अपने स्टेटस को डिफेंड करता रहेगा, ना कि कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पीटर थेल ने देखा है कि जो कंपनी सीईओ को कम सैलरी देती हैं, उनकी वैल्यू ज्यादा बढ़ती है। इससे सबका फोकस कंपनी की इक्विटी पर, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर चला जाता है, ना कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रेरियन आइडिया है हमारे यहाँ, जहाँ हाई सैलरीज को ही सक्सेस माना जाता है। Part 4: The Hidden Art of Selling and the Future of Man and Machine। एक और गलतफहमी है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा हो तो वो खुद बिकता है, लेकिन ये सच नहीं है। इस किताब में बताया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रोडक्ट को बेचना उतना ही जरूरी है जितना प्रोडक्ट बनाना। ज्यादातर इंजीनियर्स और नर्ड्स सेलिंग और मार्केटिंग से नफरत करते हैं क्योंकि वो उन्हें सुपरफिशियल लगता है, लेकिन पीटर थील कहते हैं कि एवरीबडी सेल्स। अगर आपको अपने आसपास कोई सेल्स पर्सन नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है आप खुद सेल्स पर्सन हैं। द बेस्ट सेल्स इज हिडन, वो छिपा हुआ होता है। टॉम सॉयर की कहानी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसने अपने दोस्तों को फेंस पेंट करने के लिए पर्सुएड किया और उनसे इस काम के लिए पैसे भी लिए। यही हिडन आर्ट ऑफ सेलिंग है। इस किताब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब भी है, क्या मशीन्स इंसान को रिप्लेस कर देंगी? आजकल हर कोई एआई और ऑटोमेशन से डरता है, लेकिन पीटर थील कहते हैं कि ये गलत सोच है। मशीन्स और इंसान दोनों अलग अलग चीजें हैं और वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स नहीं हैं, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। मशीन्स और इंसान एक दूसरे को बेहतर बना सकते हैं। पेपैल का एग्जाम्पल है। शुरुआत में उन्हें हर महीने करोड़ों डॉलर्स का नुकसान होता था क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की वजह से। वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ना तो इंसान इतनी तेजी से ट्रांजैक्शंस को रिव्यू कर सकते थे और ना ही मशीन्स। फिर उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें मशीन्स डेटा को एनालाइज करती थीं, और जब वो किसी फ्रॉड की पॉसिबिलिटी बताती थीं, तो एक इंसान उसको रिव्यू करके कंफर्म करता था। यही मैन एंड मशीन कॉम्प्लीमेंटैरिटी का कॉन्सेप्ट है। पलांटियर, पीटर थील की एक और कंपनी, इसका और बड़ा एग्जाम्पल है। उनके सॉफ्टवेयर ह्यूमन एनालिस्ट्स की मदद करते हैं टेररिज्म को रोकने, फ्रॉड को डिटेक्ट करने और क्राइम को सॉल्व करने में। इंजीनियरिंग क्वेश्चन: क्या आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके कॉम्पिटिटर से 10 गुना बेहतर है? टाइमिंग क्वेश्चन: क्या अब सही समय है इस बिजनेस को शुरू करने का? मोनोपोली क्वेश्चन: क्या आप एक छोटे मार्केट में डोमिनेट कर सकते हैं? पीपल क्वेश्चन: क्या आपके पास सही टीम है? डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन: क्या आपके पास प्रोडक्ट को डिलीवर करने का प्लान है? ड्यूरेबिलिटी क्वेश्चन: क्या आपका बिजनेस 10-20 साल तक चलेगा? सीक्रेट क्वेश्चन: क्या आपने एक ऐसी यूनिक अपॉर्चुनिटी ढूंढी है जो दूसरों ने नहीं देखी? एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है क्लीन टेक बबल का। 2000 में सबको लगा कि ग्रीन एनर्जी ही फ्यूचर है। लोग बिलियन डॉलर मार्केट्स की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इन 7 सवालों का जवाब नहीं दिया। क्लीन टेक कंपनीज के पास कोई प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनका टाइमिंग गलत था और वो कंपटीशन में फंसे रहे। उन्होंने कन्वेंशनल विजडम को फॉलो किया कि क्लीन एनर्जी इज गुड फॉर सोसाइटी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस सोशली गुड आइडिया पर कंपटीशन कितना होगा। टेस्ला इसका बिल्कुल उल्टा एग्जाम्पल है। टेस्ला ने इन सभी 7 सवालों का जवाब दिया। उनका सीक्रेट ये था कि रिच लोग एक कूल कार लेना चाहते थे, और टेस्ला ने उस डिजायर को एक ग्रीन कार के साथ जोड़ा। उन्होंने एक नॉन कंसेंसस ट्रूथ पर बिजनेस बनाया जो दूसरों ने नहीं देखी थी। Part 5: The Founder's Paradox and the Call to Create। इस सब के बीच में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, द फाउंडर्स पैराडॉक्स। ये किताब बताती है कि हर बड़े इनोवेशन के पीछे एक अजीब और अनोखा फाउंडर होता है।
ये फाउंडर एक ही वक्त पर इनसाइडर भी होता है और आउटसाइडर भी। जैसा कि बिल गेट्स, जो एक नर्डी कॉलेज ड्रॉप आउट था, लेकिन उसी वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल इनसाइडर बन गया। या फिर स्टीव जॉब्स, जो कॉलेज ड्रॉप आउट होने के साथ साथ एक आर्टिस्टिक और एक्सेंट्रिक फिगर था। उनकी अजीब हैबिट्स, जैसे नंगे पैर घूमना या सिर्फ एप्पल खाना, उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा थी, और इसी वजह से वो दुनिया को अलग नजरिए से देख पाते थे। एक फाउंडर का काम सिर्फ बिजनेस चलाना नहीं है, बल्कि वो अपनी कंपनी को एक नई दिशा देता है। इस किताब का अल्टीमेट मैसेज ये है कि हमें अपने फ्यूचर का निर्माण खुद करना होगा। हम एक सिंगुलैरिटी के किनारे पर खड़े हैं, जहां से या तो हम आगे बढ़ेंगे या फिर स्टैग्नेशन में रह जाएंगे। हमारे पास चॉइस है। तो ये थी उस किताब की कहानी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये सिर्फ बिजनेस या स्टार्टअप्स के लिए नहीं है। ये एक फिलोसॉफिकल गाइड है जो हमें सिखाती है कि हम कॉपीकैट बनने की रेस को छोड़कर क्रिएटर बनने का रास्ता कैसे चुनें। ये किताब हमें बताती है कि अगर हम अपने यूनिक टैलेंट और विजन पर ट्रस्ट करें, तो हम ना सिर्फ अमीर बन सकते हैं, बल्कि इस दुनिया को भी एक बेहतर जगह बना सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आप इसके बाद भी सिर्फ 1 to N की रेस में दौड़ते रहेंगे, या आज ही अपनी जिंदगी में ये बदलाव लाना शुरू करेंगे और अपने 0 से 1 की जर्नी को शुरू करेंगे? इस किताब से आपने क्या सीखा, और आपको क्या लगता है इस दुनिया में ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो बहुत कम लोग जानते हैं और जिसे आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं? कमेंट्स में बताइए। अपना टाइम देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही और इनक्रेडिबल बुक समरीज के लिए।